हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे उम्मीद करते हैं, है नहीं। आजकल तो अधिकतर बच्चे छुट्टियों का आनंद ले रहे होंगे, है नहीं। छुट्टियों का आनंद लेते लेते आप जो है इस वीडियो को भी देखते रहें। जब एक चीज को कम से कम 4 सुनेंगे तो कुछ दिमाग में पड़ेगा आपके, है नहीं। आज का जो टॉपिक रहने वाला है बच्चों, बहुत बढ़िया टॉपिक है। कौन सा टॉपिक है? क्वथनांक में उन्नयन। टॉपिक कौन सा है? क्वथनांक में उन्नयन पढ़ाएंगे पूरा, और हिमांक में अवनमन पढ़ाएंगे। और फिर इन्हीं पर जो है कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए एक एक दो न्यूमेरिकल भी करवा के चलेंगे साथ साथ, ठीक है। तो शुरू करने से पहले आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भदौरिया केमिस्ट्री क्लासेस सीतापुर में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है, ठीक है। तो आइए भैया आज की क्लास शुरू करते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया सेशन रहने वाला है आज का, मजेदार सेशन है और उम्मीद करते हैं पूरा मजा भी आपको आएगा। तो टॉपिक है भैया क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन, उन्नयन काहे में है भाई? तो क्वथनांक में उन्नयन है, यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो आपके लिए सबसे पहले जो समझना है वो क्या समझना होगा? क्वथनांक क्या होता है, उन्नयन क्या होता है, यही तो रहेगा। अच्छा, कुछ डिटेल थोड़ा सा सुनो। क्लास कौन सा हम लोग पढ़ रहे हैं? तो 12th पढ़ रहे हैं। चैप्टर कौन सा है हमारा? तो 12 है, नहीं चैप्टर 1 है। और चैप्टर का नाम क्या है भैया? तो सॉल्यूशन नाम है। क्या नाम है? सॉल्यूशन नाम है। और वीडियो नंबर की अगर हम बात करें तो कितना है? वीडियो नंबर जो हम लोग पढ़ रहे हैं आज का वो 8 रहने वाला है। क्या रहने वाला है? 8। बाकी जानकारी आपको लास्ट में दी जाएगी। तो सबसे पहले अपने लिए जो बात है भैया वो क्वथनांक क्या है, हम लोग चर्चा इस पर करते हैं। अच्छा, आवाज सबको आ रही है? देख लेते हैं एक बार थोड़ा, वीडियो बढ़िया बन रहा कि नहीं बन रहा। दिख तो साफ रहा है, ठीक है, बढ़िया है। बढ़िया दिख रहा है ना, ठीक है। देखो यहाँ पर हम 2 तरीके जानेंगे कि क्वथनांक सर क्या है। सबसे पहली तो बात हम जानेंगे, यानी वह ताप जिस पर कोई द्रव पदार्थ वाष्पित होना प्रारंभ करता है। कैसा होना प्रारंभ करता है? वाष्पित होना प्रारंभ करता है। वाष्पित होना प्रारंभ करता है नहीं, क्वथनांक कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? क्वथनांक कहलाता है। बात तो समझ में आई होगी हमारे ख्याल से आपको। अब एक चीज हमें बताओ, जब कोई द्रव पदार्थ है और वाष्पित हो रहा है तो इस परिवर्तन यानी इस प्रक्रिया में एक परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा होगा, यानी वो कन्वर्ट जो हो रहा है, लिक्विड काहे में बदल रहा है भैया? तो सॉलिड में बदल रहा है। लिक्विड काहे में बदल रहा है? तो सॉलिड में बदल रहा है, यानी द्रव पदार्थ ठोस में परिवर्तित हो रहा है ना? नहीं, थोड़ा गलत बोले हैं यहाँ पर। द्रव पदार्थ वाष्पित हो रहा है। वाष्पित होगा तो वेपराइजेशन होगा। क्या होगा भैया? वाष्पित होगा तो वेपराइजेशन हो जाएगा। और वाष्पन के दौरान यानी जो हमारा द्रव पदार्थ है वो भाप में कन्वर्ट होता है। ये कब कन्वर्ट होगा? जब आप उसे ऊष्मा देंगे, है नहीं। आप अपने द्रव को जब ऊष्मा देंगे तभी ये बात संभव है। क्या प्रकृति में भी वाष्पन होता है? बिल्कुल होता है। आपके गांव के या आपके शहर के अगल बगल में आप देखेंगे जो पानी भरा हुआ रहता है, जो पानी भरा हुआ रहता है उसमें कुछ वाष्पन की प्रक्रियाएं स्वतः प्रकृति के द्वारा संपन्न होती हैं, है नहीं। आप मान लीजिए कोई तालाब है आपके अगल बगल में, या गड्ढा है, कोई गड्ढा समझ रहे ना, पॉट, उसमें पानी भरा हुआ था। अब वो पानी जो भरा हुआ था वो वाष्पित हो जाएगा। अच्छा ठीक है, किसी के वहां कुछ नहीं, मान लो हम मानते हैं, ठीक, आप गड्ढा नहीं ढूंढ पा रहे ना, तालाब ढूंढ पा रहे हैं, अच्छी बात है। आप अपने छत पर जाइए, एक बाउल ले लीजिए, उसमें पानी रख दीजिए लगभग 1 लीटर, और इस समय गर्मी में जब बढ़िया धूप हो तब आप उस
को थोड़ा ऑब्जर्व करिए, पानी अगर 1 लीटर लिया होगा तो 500 ml बचेगा, है नहीं, कुछ समय और पश्चात जाएंगे तो पानी कम होगा। अब ये कम होगा मतलब वाष्पित हो जाएगा। ये तब संभव होगा जब भैया धूप कड़ाके की होगी। कहो इस समय बादल छाए हुए हैं, हो जाएगा? नहीं होगा, यानी ऊष्मा की जरूरत होती है। बात समझ गए ना? वाष्पन होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। जैसे आप घर में जो है चाय बनती मान लीजिए, तो पानी को जब रखा जाता है भगोने में या पात्र में, तो पानी वाष्पित होता है नहीं? उस समय उस पानी का टेम्परेचर जो रहता होगा अप्रॉक्स 100 डिग्री सेल्सियस रहता होगा, यानी पानी का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। बात समझे? अगर इस बात से ना सहमत हो आप तो फिर क्या लिखेंगे? किसी द्रव का क्वथनांक, किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप होता है, वह ताप होता है जिस पर द्रव का वाष्प दाब, द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। ये दोनों बातें भैया समान हैं। आप समझे नहीं समझे? या तो हम ये परिभाषा सीख पाए या आप इस परिभाषा को सीखो, दोनों बातें एक ही हैं। द्रव जब वाष्पित होना शुरू करेगा, भाप में कन्वर्ट होना शुरू करेगा, तो उसके वाष्प दाब भी में तो परिवर्तन आएगा। हमने कल यही बताया था कि ये जैसे भगोना रखा हुआ है, इसको हम गर्म कर रहे हैं किसी पात्र से, है नहीं? इसमें पानी हमने भर दिया। जब इसको आप गर्म करना शुरू करोगे, जैसे इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस के नियर अबाउट पहुंचेगा, ये पानी वाष्पित होना शुरू कर देगा। तो ये तो बताया था, वाष्पन की प्रक्रिया जैसे ही शुरू होगी तो वह जो टेम्परेचर होगा वो क्वथनांक कहलाएगा। समझे? अब जब वाष्पन की प्रक्रिया शुरू हुई है, यानी जल के जो अणु थे वो अपनी सतह पर पहुंचकर बाहर जा रहे हैं, तो जाने का विरोध करेंगे। जब जाएंगे तो अपनी ही यानी द्रव की सतह पर वो दाब डालेंगे, उसी को हम कह रहे थे वाष्प दाब। ठीक है? थोड़ा सा अंतर है दोनों में, वाष्प दाब और क्वथनांक में। क्वथनांक वह ताप है जिस पर वाष्पन शुरू होता है, और वाष्प दाब वह प्रक्रिया है जिसमें द्रव व वाष्प के मध्य साम्यावस्था पर वाष्प द्वारा डाला गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। यही तो बात है ना, यही तो बताया था। समझ में आया होगा? फिर सर ये उन्नयन क्या होता है? भैया उन्नयन को हम अगर अपनी भाषा में कहें तो वृद्धि होती है। उन्नयन जो है वो एलिवेशन है। क्या है? एलिवेशन होता है। ठीक है? इसका मतलब यह है कि एक प्रकार की वृद्धि हो रही है। तो वृद्धि होगी कहाँ? दो ताप बिंदुओं के बीच में होगी, दो ताप बिंदु के बीच में वृद्धि होगी। यानी कोई एक टेम्परेचर रहा होगा और वो बढ़ के दूसरे तक पहुंचेगा, दोनों को माइनस कर लेंगे, तो जो वृद्धि हुई है उसको हम निकाल लेते हैं। यानी किसी विलायक में अवाष्पशील पदार्थ घोलने पर उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आई होगी। समझो, इसे डेल्टा मतलब अंतर, डेल्टा मतलब अंतर होता है भैया। डेल्टा मतलब क्या होता है? अंतर होता है।
डेल्टा मतलब अंतर, टी मतलब टेम्परेचर, टी मतलब टेम्परेचर यानी ताप में अंतर, ताप में अंतर इतना मतलब है ताप में अंतर। बी मतलब बॉइलिंग पॉइंट में अंतर, समझ गए ना, बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्वथनांक में अंतर है, ये डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं। बताओ इसमें क्या नहीं समझ में आया होगा, उम्मीद करते समझ में आया होगा ना। चलें आगे, बहुत बढ़िया। देखो अब एक चीज सुनो, यानी हम डेल्टा टीबी को जो व्यक्त करेंगे वो T2 माइनस T1 करेंगे, T2 माइनस T1, और T1 हमेशा क्या होगा, विलायक का वाष्प दाब, सॉरी विलायक का क्वथनांक होगा, विलायक का क्वथनांक होगा। और T2 क्या होगा भैया, T2 होगा विलयन का क्वथनांक। अब एक चीज आपको बताएं, 100% चैलेंज के साथ में किसी भी विलायक में जब कभी आप अवाष्पशील पदार्थ मिलाएंगे, है नहीं, जब मिलाएंगे तो उसका टेम्परेचर भले ही दशमलव के दूसरे या तीसरे अंक तक का बढ़े, लेकिन बढ़ेगा 100%, बढ़ेगा 100%। क्यों बढ़ता है, सुनो, बढ़ता इसलिए है जब आप कोई अवाष्पशील पदार्थ मिलाते हो तो उसके वाष्पन की जो प्रक्रिया होती है वो कम हो जाती है। उदाहरण के तौर पर बताएं आपको, जैसे भगोने में या पात्र में आपने जल लिया, अब आप कहेंगे सर आप बार बार जल का उदाहरण बताते हो भैया। जल भैया उच्च परावैद्युतांक वाला विलायक है नहीं, हम इसीलिए जल को बार बार ले रहे हैं। क्यों लेते हैं, कारण भी आपको बताएंगे। जब पानी में किसी अवाष्पशील पदार्थ को आप मिलाएंगे तो मिलाने से क्या होगा, उसकी वाष्पन की प्रक्रिया अगर हम देखें, वाष्पन की प्रक्रिया जो देखें वो क्वथनांक से पहले की बात कर ले, यानी मिलाने से पहले की बात कर ले, हम ऐसे समझ नहीं पाओगे। मान लो हमने पानी लिया 1 लीटर, भगोने में रख के गर्म करना शुरू कर दिया। जब गर्म करना शुरू किया तो जल के अणुओं को गतिज ऊर्जा मिलने लगी और वो अपनी सतह नीचे वाली को छोड़कर ऊपर आने का प्रयास करते रहेंगे, करेंगे। एट लास्ट क्या होगा, जब वो गतिज ऊर्जा से पूर्ण हो जाएंगे तो अपनी ऊपरी सतह को छोड़कर बाहर जाने का प्रयत्न करेंगे। ऐसी अवस्था में जब वो बाहर जाते हैं तो जाने का विरोध भी करेंगे, यानी अपनी ही सतह पर वो दाब डालेंगे। उस प्रक्रिया को हम कहते हैं वाष्प दाब। ठीक, अच्छा एक चीज सुनो, क्वथनांक क्या है फिर, तो भैया क्वथनांक का मतलब है जब वाष्पन की प्रक्रिया शुरू हो, जिस ताप पर वाष्पन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी उसे ही हम कहते हैं क्वथनांक। यानी उस समय हमारा द्रव जो है वो कन्वर्ट काहे में हो रहा है, गैस में। द्रव काहे में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में, या वेपर मतलब वाष्प में परिवर्तित हो रहा है। समझ गए ना, वाष्प मतलब भाप या वाष्प। ये बातें हैं यहाँ पर। अच्छा, क्वथनांक जब बढ़ेगा, क्वथनांक जब बढ़ेगा तो वाष्पन या वाष्प दाब, क्वथनांक जब बढ़ेगा तो वाष्प दाब मेरे ख्याल से घटना चाहिए, है नहीं, और जब क्वथनांक घटेगा तो वाष्प दाब बढ़ेगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। ये अगर क्वथनांक बढ़ रहा तो वाष्प दाब भी बढ़ेगा और क्वथनांक घट रहा तो वाष्प दाब भी घटेगा। ठीक है, बात क्लियर हुई। तो जल का जो क्वथनांक होता है भैया, पानी का, ये आप नोट में डाल के कहीं लिख लीजिएगा, ये नोट हमारा रहेगा। जो जल होता है, जल का क्वथनांक हमेशा कितना मानोगे आप, 100 डिग्री सेल्सियस मानोगे। कितना मानोगे भैया, 100 डिग्री सेल्सियस मानेंगे हम। तो उम्मीद करते हैं यहां तक आपको सारी बातें क्लियर हुई होंगी। इससे आगे फिर बढ़ते हैं, इसका फटाक से स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया, तब आगे बढ़ें। कर दीजिए ना स्क्रीनशॉट, बहुत बढ़िया। देखो आगे आगे की बात कैसे शुरू करते हैं सर। ब्लैक तो नहीं आया, आ गया ब्लैक।
अब सही रहा होगा। अब देखिए आगे, तो क्वथनांक में उन्नयन की जो घटना है वो दो जगह पर पढ़ी जाती है। क्वथनांक में उन्नयन की जो घटना है भैया वो दो तरीके से पढ़ते हैं। उन्नयन दो तरीके से मतलब, एक मोलल उन्नयन स्थिरांक होता है, मोलल उन्नयन स्थिरांक होता है, और दूसरा हम पढ़ेंगे मोलर या आणविक, मोलर या आणविक उन्नयन स्थिरांक। इन दोनों को हमें पढ़ लेना है। अब एक चीज समझो, ये आखिर में होते क्या है। यहां से तो बात आपको क्लियर हो रही होगी। मोलल का मतलब होता है कोई ऐसा विलयन जिसकी मोललता एक हो, यही तो बात कहेंगे। और मोलर एक मोलरता वाला विलयन होगा। लेकिन जब एक मोलरता वाला विलयन होगा तो आणविक भी तो हमने लिखा है, तो यानी इनका हम अध्ययन करेंगे भैया 100 ग्राम मात्रा पर, इस पर करेंगे 100 ग्राम मात्रा पर करेंगे, और इसका अध्ययन हम करेंगे 1000 मात्रा पर। बात तो समझ में आई होगी, ठीक है। अब एक पढ़ते हैं पहले, बाद में दूसरा पढ़ते हैं। देखते हैं, यानी सबसे पहले जो हम पढ़ते हैं परिवर्तन, वो ये वाला पढ़ते हैं, मोलल उन्नयन स्थिरांक पढ़ते हैं। इसका मतलब ये है, पहले लिखते हैं फिर समझाते हैं। किसी विलायक के 1000 ग्राम में उपस्थित अवाष्पशील पदार्थ के 1 मोल को घोलने पर उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होगी, क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं, ठीक है। बात तो समझ में आई होगी। इसे K-B से प्रदर्शित करते हैं। अब एक चीज सुनो, ये जो हमने K-B लगाया, एनसीईआरटी में नहीं लगा हुआ है, ठीक, रेफरेंस में मिलता है लगा हुआ। तो आप एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं तो ना लगाओ, रेफरेंस पढ़ रहे हैं तो लगा लो। हमने क्या कहा, हमने ये कहा भैया, सुनो ध्यान से, कहा कि किसी विलायक के 1000 ग्राम में, अच्छा 1000 को ही आप 1 किलोग्राम भी कह सकते हो, यानी किसी विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित अवाष्पशील पदार्थ, उपस्थित अगर ना लिखें कोई दिक्कत नहीं, किसी विलायक के 1000 ग्राम में अवाष्पशील पदार्थ के 1 मोल को घोलने पर उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इसे Kb से प्रदर्शित करते हैं। बात समझ में आई होगी। आओ फार्मूला लिखते हैं। देखो, यानी हमने क्वथनांक में उन्नयन को भैया पढ़ा है डेल्टा Tb से। डेल्टा मतलब अंतर, टी मतलब, टीवी मतलब बॉइलिंग पॉइंट, टीवी मतलब बॉइलिंग पॉइंट का अंतर है ये डेल्टा टीबी बड़ा। डेल्टा टीबी जो है ये समानुपाती, पूरा डेरिवेशन करते हैं। देखो समानुपाती भैया किसके हो जाएगा, तो मोललता के समानुपाती होगा। मोललता, मोललता को हमने काहे व्यक्त किया था भाई, स्मॉल एम से किया था, यानी डेल्टा टीबी बराबर Kb इंटू एम। अब ये Kb क्या है, Kb वही है, लिख लो यहां पर, जहां Kb समानुपाती नियतांक है, समानुपाती
नियतांक है जिसे मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। बात तो समझ आई होगी। आगे डेल्टा टीबी बराबर क्या हो जाएगा भाई, केबी। और मोललता को क्या पढ़ते हैं, इधर देखो, मोललता होती है भैया स्मॉल डब्ल्यू, मोललता होती है स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एम डैश गुणे में कैपिटल डब्ल्यू, यही तो होता है। अगर ये केजी में रहेगा तो नॉर्मल रहेगा, अगर इसे हम ग्राम में लिखते हैं तो भैया ऊपर 1000 से गुणा कर लेते हैं। बात समझ में आई। यही पूरा फार्मूला उठा के हम यहाँ पर जो है रखते हैं, देखो, यानी W गुणे 1000 बटे एम डैश गुणे कैपिटल W, लेकिन काहे में रहेगा तो ग्राम में रहेगा। बना। इसको थोड़ा अरेंज करते हैं, देखो 1000 को पहले अगर लिख लें, केबी को इसके बाद लिखें और स्मॉल w को बिल्कुल लास्ट में लिखें। नीचे जो लिखा हुआ है इसे लिखा रहने देंगे। ये भैया हमारा एक फार्मूला बन गया। ये वही ब्रह्मास्त्र फार्मूला है जिसकी कोई काट नहीं है। जो भी क्वेश्चन में डाटा दिया गया आप तुरंत उठा के रख दीजिए, आपका पूरा सॉल्यूशन ये कर देगा। आप पेन नहीं चलाएंगे नहीं हो पाएगा, पेन तो चलाना पड़ेगा, उसके साथ दिमाग भी चलाना पड़ेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़े। कैसा लगा? बोर्ड का थोड़ा दिक्कत है, बस छोटा है, सोच रहे हैं देखो बड़ा कर देंगे। पूरा बोर्ड जो है बढ़िया ग्रीन वाला सोच रहे लगवा दें, तब तक लाना पड़ेगा। हाँ, लाना तो पड़ेगा। थोड़ा सोच रहे कुछ बरोबर, फिर आगे देखते। कर लिया स्क्रीनशॉट भैया, बहुत बढ़िया। आओ फिर आगे बढ़े। ये तो समझ में आया होगा, इसको इरेज करते हैं। देखो अब एक चीज समझो भैया, इसका जो है हम मात्रक कैसे निकालते हैं। हमने कहा था, आपसे वादा भी किया था कि मात्रक हम निकालना सीखेंगे, रटना सीखेंगे नहीं। मात्रक निकलेगा कहां से भैया, तो यहां से निकलेगा। क्या यहां से नहीं निकाल सकते हो, तो यहां से क्यों निकालोगे। यहां से अगर हम निकालेंगे तो फिर मोललता वाली वैल्यू तो रख चुके हैं ना, वो सब इधर उधर बिखर गए। यानी हम इस वाले फार्मूले से जो है मात्रक निकालते हैं। देखो केबी का मात्रक यहाँ पर क्या रहेगा, आपके मन में एक समस्या आ रही होगी, तो डेल्टा टीबी का मात्रक। अरे भैया वो डेल्टा टीबी जो क्वथनांक के अंतर हैं, तो क्वथनांक मतलब एक प्रकार का ताप होता है, और ताप को आप काहे मापेंगे, डिग्री सेल्सियस में मापेंगे। एसआई मात्रक में क्या मापेंगे, केल्विन मापेंगे। सर एक टेम्परेचर का और मात्रक तो फ़ारेनहाइट भी तो होता है नहीं। लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन मिलेगा वो डिग्री सेल्सियस या फिर केल्विन में आपको मिलेगा। वैसे अधिकता काहे की रहेगी, तो सर डिग्री सेल्सियस में मिलेगा, केल्विन में रेयरली एक आप क्वेश्चन मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो नहीं ही मिलेगा। ठीक है, इसको उठाते हैं। देखो मात्रक हम निकालने जा रहे हैं केबी का, और केबी क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक है। तो हमने पढ़ा कि डेल्टा टीबी जो है भैया वो बराबर है केबी इंटू एम के। हमें निकालना मात्रक केबी का, तो केबी बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा टीबी बटे एम हो जाएगा। होगा नहीं होगा, डेल्टा टीबी बटे एम हो जाएगा। इसका मात्रक अगर हम देखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर ऊपर वाले का अगर हम माने केल्विन में, काहे में माने, केल्विन अगर हम माने, तो नीचे ये तो ऊपर का हो गया डेल्टा टीबी का केल्विन, और मोललता का क्या होगा भैया, मोल प्रति लीटर होता है, नहीं मोल प्रति केजी होता है भैया, मोल प्रति केजी होता है ये। अब ये केजी इनवर्स लगा हुआ है तो ऊपर चला जाएगा, यानी केल्विन, और ये केजी माइनस की घात है तो ऊपर जाएगी तो प्लस की घात में रहेगा केल्विन केजी, और मोल बटे में लिखा हुआ है तो मोल काहे में हो जाएगा, इनवर्स में हो जाएगा। यानी इसका मात्रक हमारा जो बनेगा वो केल्विन केजी प्रति मोल हो जाएगा, केल्विन केजी प्रति मोल होगा। ठीक है, इसी का जो अभी छोटा भाई पढ़ेंगे मोलर उन्नयन स्थिरांक, उसमें ग्राम में पढ़ते हैं, तो इस केजी की जगह पर क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा। बात समझ आई होगी, और तो कुछ समझने वाला
नहीं है मेरे ख्याल से। एक बार भाषा फिर से समझ लेते हैं। किसी विलायक के 1000 ग्राम में, किसी विलायक के 1000 ग्राम में अवाष्पशील पदार्थ के 1 मोल को जो अगर हम घोलें तो उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे ही कहते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक। क्या कहते हैं भैया? मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। और इसे व्यक्त कहाँ से करते हैं? तो केबी से व्यक्त करते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़े फटाक से। आज आपको 2 वीडियो मिलेंगी, एक तो ये और फिर पढ़ेंगे चंद मिनटों में आवर्त सारणी तैयार करना, है नहीं? बहुत जबरदस्त तरीका बताएंगे। चंद मिनट मतलब 10 मिनट के भीतर अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो पूरी गारंटी के साथ 10 मिनट के भीतर आप आवर्त सारणी को तैयार कर डालेंगे और 118 तक तो उसमें लिखे हुए, है नहीं? बात तो असंभव वाली लग रही होगी, लेकिन भैया संभव करके दिखाएंगे जी। परेशान मत होइएगा, बस जुड़े रहिए, साथ में देखते रहिए वीडियो को, और वीडियो स्किप करके मत देखा करें वरना कुछ समझ में नहीं आएगा आपको। पूरा वीडियो देखिए। मजा ना आए तो कमेंट कर दोगे मजा नहीं आ रहा, है नहीं? मजा के लिए ही चैनल आपका बना है ये। भैया मजा मतलब 2 तरीके का। अब तेरा तो मजा आया शब्द तो मजा की ही बात कर लें। अगर मजा ये हृदय से लिया जा रहा है तो भविष्य बनाएगा, है नहीं? और यही मजा अगर चौराहे से लिया जा रहा है तो क्या ही बनाएगा। अब इसके आगे शब्द आपका रहेगा, हम कुछ नहीं लिखेंगे है नहीं? ये आप सबको पता है, आप सब जानते हैं कि ये है क्या। इसलिए कह रहे हैं यहां से मजा लो और यहां टारगेट करो। अगर यहां से फंसे तो ये शब्द आपके लिए, आप अपने आप खुद लिख लीजिए, हमको लिखना नहीं, कर जाएंगे, ज्यादा बढ़िया रहेगा। हाँ, दूसरी जो बात है, हमने कहा था एक तो मोलर था, नहीं एक तो मोलल था, दूसरा ये मोलर है। मोलर को ही भैया कहते हैं आणविक। क्या कहते हैं? आणविक कहते हैं। आणविक और मोलर को दोनों के रूप में समझें अगर हम, यानी दोनों को एक तीसरे रूप में समझें तो वो तीसरा रूप क्या है हमारा? ग्राम अणुक। ग्राम अणुक या ग्राम अणु भी कह सकते हो, ग्राम अणुक या फिर ग्राम अणु, है नहीं? उन्नयन स्थिरांक, ये तीनों बातें एक ही है, ध्यान रखना। अब यहां पर क्या होने वाला है तो समझो। वैसे ये ग्राम अणु जो दे रखा है ना, ये बहुत कम दिया हुआ है। पूरी किताबें आप पढ़ेंगे इधर उधर से तो बहुत रेयरली मिलने वाला है। ये 2 चीजें आपको मिलती हैं जबरदस्त तरीके से, या तो मोलर दिया होगा या फिर आणविक दे रखा होगा। ठीक है, इसकी परिभाषा भैया अगर हम पढ़ें, वही पूरी परिभाषा हूबहू है जैसे कि आप हैं, है नहीं? देखो क्या परिभाषा है, कुछ परिवर्तन नहीं करना है। किसी विलायक के, अब वहां 1000 ग्राम था तो यहाँ 100 ग्राम होगा। किसी विलायक के 100 ग्राम में किसी अवाष्पशील पदार्थ के 1 मोल को घोलने पर उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है, क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे मोलर या आणविक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। मोलर या आणविक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? मोलर या आणविक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इसे केबी से प्रदर्शित करते हैं। अब आप कहोगे सर प्रदर्शन तो समान हो रहा है, इसीलिए तो हम कह रहे थे भैया यहाँ पर उस वाले में डैश कर लो और इसमें डैश ना करो। जो मोलर था उसमें केबी डैश कर लो और जो मोलर था वो केबी कर लो खाली, तो अंतर स्पष्ट हो जाएगा। दूसरी बात, अगर अंतर नहीं स्पष्ट हो पाता है तो एक तरीका बताएंगे अभी आपको, मात्रक से पहचानेंगे कि हमें फार्मूला कौन सा अप्लाई करना होगा। ठीक, केबी से प्रदर्शित करते हैं। पूरा फार्मूला वही रहने वाला है,
यानी डेल्टा टीबी बस 1000 की जगह पर क्या रहेगा तो 100 रहेगा, और केबी हो जाएगा इंटू डब्ल्यू रहेगा बटे में एम डैश रहेगा, और कैपिटल डब्ल्यू काहे में रहेगा तो ग्राम में ही रहेगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया हो। यहाँ का मात्रक अगर हम देखें केबी का तो क्या बनेगा, जब हम मोलर या आणविक पढ़ रहे होंगे, मोलर या आणविक पढ़ रहे होंगे तो उसका मात्रक जो हमारा होगा भैया केल्विन ग्राम प्रति मोल होगा, केल्विन ग्राम प्रति मोल होगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। सॉरी, केल्विन ग्राम प्रति मोल हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब एक चीज सुनो, इनमें जो हमने लेटर यूज करे हैं उनका क्या मतलब है, तो ये समझ के चलते हैं। देखो, सबसे पहला जो हमने यूज किया है वो डेल्टा टीबी है, उसके बाद में के डैश बी और के बी आया है, फिर स्मॉल डब्ल्यू आया है, स्मॉल एम डैश आया है और कैपिटल डब्ल्यू आया है। इनके अलावा भैया कुछ यूज नहीं हुआ है। बात समझ में आई। डेल्टा टीबी में अगर हम पढ़ें तो ये जो है क्वथनांक में उन्नयन है, क्वथनांक में उन्नयन है। उन्नयन को ही भैया हम कहते हैं वृद्धि, और वृद्धि या कमी को हम कब निकाल सकते हैं, जब हम दो ताप बिंदुओं को घटाएं, यानी उनके अंतर को ही हम कहते हैं वृद्धि या कमी। समझ रहे। के डैश बी की बात करें तो ये मोलर नहीं मोलल उन्नयन स्थिरांक है, मोलल उन्नयन स्थिरांक है। ठीक है, और केबी की अगर हम बात कर लें तो ये मोलर या फिर आणविक, मोलर या फिर आणविक उन्नयन स्थिरांक है। उसके बाद डब्ल्यू की भैया बात करें तो ये वही डब्ल्यू है कि वीडियो नंबर 1 से शुरू हुआ था और आपके पीछे अभी भी पड़ा हुआ है नहीं। इसका एनकाउंटर हम लगभग 11वें वीडियो में कर पाएंगे। 11th वीडियो जो आपके सामने होगा तब ये डब्ल्यू खत्म हो जाएगा, है नहीं, तब तक ये आपके साथ रहेगा, पीछा नहीं छोड़ेगा। डब्ल्यू क्या है भैया, तो विलेय की मात्रा होती है। विलेय की मात्रा काहे में होगी भाई, तो ग्राम में होगी। काहे में होगी, ग्राम में मात्रा होती है, विलेय की ग्राम में मात्रा। और एम डैश की अगर हम बात कर ले बाबू तो क्या होगा, विलेय का अणुभार होगा। क्या होगा, विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार होगा, है नहीं। ये जो अणुभार, तुल्यांकी भार, मोलर द्रव्यमान, आवर्त सारणी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अणुभार निकालना, है नहीं, और इस प्रकार की जो चीजें हैं, आप किसी कंपाउंड का नाम न लिख पाए तो इन सब के लिए बहुत जल्द वीडियो आने वाली है। यानी आज हम प्रयास करेंगे कि शाम तक वो वीडियो आपको दें, है नहीं। थोड़ा वीडियो लंबा होगा, अगर देखते हैं लगभग 2 घंटे का मैटर है तो 1-1 घंटे में पार्टिसिपेट करेंगे, नहीं एक आज एक कल। ये जो मिल रहा है ये तो मिलता ही रहेगा, इसके अलावा जो बेसिक जानकारी है वो आपको बहुत जल्द मिलने वाली है नहीं, उसको जरूर देखिएगा, बहुत फायदा रहेगा आपके लिए। उसी तरीके जैसे होम्योपैथिक दवाई हमेशा काम करेगी, नुकसान बिल्कुल नहीं। कैपिटल डब्ल्यू की बात करें अगर क्या है तो ये भैया विलायक की ग्राम में मात्रा है, विलायक की ग्राम में मात्रा है, विलायक की ग्राम में मात्रा। समझ गए ना। 100 ग्राम में, ध्यान रखना, 100 ग्राम में जब किसी अवाष्पशील पदार्थ के 1 मोल को भैया घोलते हैं तो उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे मोलर या फिर आणविक कहते हो। 1000 में अगर घोल देते हो 1 मोल तो उसे मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हो। बात समझ में आई, फटाक से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। दिख तो साफ साफ रहा है नहीं, ना दिखे चश्मा लगा लेना 2 नंबर वाला, दिखेगा भैया बिल्कुल। हाँ, तो हो गया ना, कर लिया, बहुत बढ़िया। आओ चले फिर आगे देखें। अब पढ़ेंगे हिमांक। ये तो बात थी जब ताप बढ़े, है ना। अब हिमांक का मतलब जब ताप घटे, समझे, वो पढ़ना है। बोर्ड जो है काला पड़ रहा होगा, 1 मिनट साफ कर लेते थोड़ा, तब आगे बढ़ते हैं।
हाँ, तो हिमांक में अवनमन क्या होगा, बात इसकी करते हैं भैया। आपने पूरा पढ़ लिया जो है कि क्वथनांक में उन्नयन आखिर क्या था, उससे संबंधित फार्मूले क्या निकले, मात्रक जो निकले वो क्या है नहीं, पूरा टॉपिक आपने पढ़ा, बस उसके न्यूमेरिकल बचे। तो अब हिमांक वाला भी पूरा पढ़ लो, फिर दोनों के एक साथ न्यूमेरिकल कराते हैं। ठीक, हिमांक क्या होगा सुनो जरा। पहली भाषा जो है जो आप बचपन से पढ़ते आए हैं उसको सीखो, फिर थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं। यानी वह ताप जिस पर कोई द्रव जमना प्रारंभ करता है, जमना प्रारंभ करता है, उसे हिमांक कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, हिमांक कहते हैं। ठीक है, तो समझ में आया होगा, छोटी सी बात है। लेकिन अगर ये आपके समझ में ना रहा तो फिर क्या पढ़ेंगे, यानी सुनो, किसी द्रव का हिमांक वह ताप होता है जिस पर द्रव व उसकी वाष्प साम्यावस्था में हो। ये भी बात है, अगर ये साम्यावस्था द्रव और उसकी वाष्प के मध्य आती है, कब आएगी अच्छा साम्यावस्था, सुनो। अब जब साम्यावस्था आएगी, नहीं, जैसे आपने एक बाउल लिया, कटोरा लिया और फ्रीज में लगा दिया, कटोरे को फ्रीज में लगाया, तो जो वायुमंडलीय दाब होगा और फ्रीज के भीतर जो द्रव का दाब होगा, इन दोनों के मध्य अगर कोई बराबर का साइन मिल रहा होगा, यानी दोनों के प्रेशर अगर बराबर हैं, तो वो इक्विलिब्रियम स्टेट में जाएगा। ठीक, जिस स्थिति में वो जाना शुरू करेगा साम्यावस्था में, उसी टेम्परेचर को आप कहेंगे, उसी टेम्परेचर को क्या कहेंगे भैया, हिमांक कहेंगे, है नहीं, हिमांक कहेंगे। ये तो ये बात है। ये ना समझ में आए तो ये समझो, ये ना समझ में आए तो ये समझो, दो तरीके हैं समझने के। अब जो आपके समझ में आता है उसको आप समझ लीजिएगा। वैसे ज्यादा बढ़िया जानते हो क्या है, जो व्यवहारिक ज्ञान है यहाँ पर वही है कि वह ताप जिस पर कोई द्रव जमना प्रारंभ करता है, यानी यहाँ पर अगर हम परिवर्तन देखें तो क्या होगा, लिक्विड जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट होगा। लिक्विड सॉलिड में जब कन्वर्ट होगा तो फ्रीज हो रहा होगा, जम रहा होगा, यानी उसे ही हम हिमांक कह लेंगे। जिस टेम्परेचर पर ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा उसे कहेंगे हिमांक। अगर लिक्विड वेपर में चेंज हो रहा है तो इसे आप बॉइलिंग पॉइंट कहते हो, क्वथनांक कहते हो। बात तो क्लियर हुई होगी, बड़ी हो आगे फिर। ठीक है भैया, आगे समझो कुछ। हिमांक समझ में आया। अब हिमांक में अवनमन आखिर में क्या होगा, हिमांक में अवनमन, अवनमन का मतलब होता है कमी। अवनमन का मतलब भैया क्या है, कमी है। ठीक है, अवनमन मतलब कमी। जिस प्रकार पानी का क्वथनांक आपने पढ़ा था वो कितना था, 100 डिग्री सेल्सियस था, उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार अगर हम कह लें तो पानी का हिमांक कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस होगा। क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस होगा। तो ये बात यहाँ पर आप लिख लो कि जल का जो हिमांक होगा, जल का हिमांक जो होगा 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, अब ये टेम्परेचर मान लो अगर आप देते रहेंगे तो ये जो ताप क्रम है वो माइनस में भी चला जाएगा। जैसे भारत की कुछ ऐसी जगह है, जैसे सियाचिन ग्लेशियर जो है, लेह और लद्दाख है नहीं, लद्दाख की लेह कैपिटल है, वहां का एरिया जो है माइनस में चलता है, टेम्परेचर अप्रॉक्स 40 डिग्री सेल्सियस। अगर हम आपसे पूछें कि प्लस में 40 डिग्री सेल्सियस और माइनस में 40 डिग्री सेल्सियस, इन दोनों में ठंडा कौन है, ये आप बताइएगा हमको कमेंट में। हमने कहा दो टेम्परेचर है आपके पास, एक 40 डिग्री प्लस में है और एक माइनस में 40 डिग्री सेल्सियस है, इन दोनों में सबसे ठंडा तापमान कौन सा है, इसका जवाब आप कमेंट में देंगे हमको। ठीक, तो पानी का क्वथनांक, पानी का हिमांक भैया 0 डिग्री, पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस। अध्ययन पूरा यानी जो न्यूमेरिकल का कैलकुलेशन होगा वो 0 और 100 के सापेक्ष होगा, इसीलिए हम बार बार आपको बता रहे हैं। और समझो भी, है नहीं, आपको तैयार करना कि 0 और 100, यानी 0 कम है तो हिमांक होगा और 100 ज्यादा है तो क्वथनांक होगा। अब इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। देखो,
किसी विलायक में कोई आवाष्पशील पदार्थ मिलाने पर उसके हिमांक में जो कमी होती है, हिमांक में जो कमी होती है उसे हिमांक में अवनमन कहते हो, हिमांक में अवनमन कहते हो। यही तो बात है। इसे व्यक्त कहाँ से करते हैं भैया? इसे डेल्टा मतलब अंतर, डेल्टा मतलब अंतर हो जाएगा। टी एफ का मतलब है फ्रीजिंग पॉइंट में अंतर है, यानी हिमांक में अंतर है। भाई अंतर से ही तो वृद्धि या कमी निकालोगे, कमी हुई है तो कमी निकलेगी अंतर से, और बढ़ रहा था तो वृद्धि निकलेगी, से प्रदर्शित करते हैं। उम्मीद करते हैं बात समझ में आई होगी। फिर अगर वही पढ़ें कि डेल्टा टी एफ को कैसे निकालेंगे, यानी डेल्टा टी एफ बराबर हम यहां पर देखेंगे T1 माइनस T2, T1 माइनस T2। T1 क्यों लिया है? आप कहोगे सर अभी जो पीछे आपने लिया था वहां डेल्टा टीबी बराबर लिया था T2 माइनस T1। भैया ये मतलब पानी 100 डिग्री पर उबल रहा था, शक्कर, यूरिया, ग्लूकोज कुछ भी डालोगे तो 100 से ज्यादा पर उबलेगा, ये बात तय है। ठीक, तो बढ़ेगा, जब बढ़ेगा तो T2 वो रहेगा बढ़ा हुआ टेम्परेचर, T2 माइनस T1 करोगे। यहाँ जब आप पानी में जैसे चीनी डाल के अगर पानी को जमा रहे हो, या दूध डाल के जमा रहे हो, या शक्कर, ग्लूकोज कुछ भी डाल के जमा रहे हो उसे, तो जीरो के बजाय वो माइनस के टेम्परेचर में जमेगा, यानी उसकी अवस्था में परिवर्तन तब होगा जब जीरो से टेम्परेचर माइनस में जाएगा, अदरवाइज वो अपनी अवस्था को परिवर्तित नहीं करेगा। ठीक है, यानी T1 जो है यहाँ पर भैया जल का हिमांक होगा। क्या होगा? जल का हिमांक। और T2 क्या होगा? ये विलयन का हिमांक होगा, विलयन का हिमांक। अब जल मतलब क्या? जल तो विलायक है, तो जल का हिमांक कहो या फिर विलायक का हिमांक कहो, बात तो एक है। जल मतलब विलायक, ये चीज आपको समझ लेनी है। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ये तो पहले वाले का समझाने के लिए लिखा था। कर लिया भैया? ठीक, बहुत बढ़िया। और फिर आगे देखें कुछ। अब एक चीज सुनो, जिस प्रकार हमने क्वथनांक को दो तरीके से पढ़ा था, ऐसे हिमांक को भी दो ही तरीके से पढ़ेंगे, है नहीं? वो दो तरीके कौन कौन से हैं सुनो। अब ये या तो अंतर हमें 100 पर देखने को मिलेगा या फिर 1000 पर मिलेगा। 100 पर देखने को मिलेगा या फिर 1000 पर देखने को मिलेगा। सर ये 100 और 1000 क्या है? भैया विलायक की मात्राएं हैं। क्या है? विलायक की मात्राएं हैं। तो पहला जो अंतर हमें देखने को मिलेगा वो होगा मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक। मोलल अवनमन स्थिरांक, इसकी अगर हम परिभाषा देखें तो वही परिभाषाएं हैं जो पीछे लिखे हो, थोड़ा सा बस वहां वृद्धि हो रही थी, यहाँ कमी होगी, अंतर विशेष नहीं है। यानी किसी विलायक के 1000 ग्राम में अवाष्पशील पदार्थ के 1 मोल को घोलने पर उसके हिमांक में जो कमी होती है, हिमांक में जो कमी होती है उसे मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, ये तो बात समझ में आई होगी। इसे इसे के डैश एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो डैश इसलिए लगाए हैं क्योंकि मोलल है।
वहां भी आप केबी में डैश लगा के पढ़िएगा मोलल वाले को, है नहीं एनसीईआरटी, लेकिन ये डैश वैश फॉलो नहीं कर रही है, वो सीधे यूनिट के अकॉर्डिंग आपको समझाने को प्रयास में ला रही है कि हम यूनिट के आधार पर कैसे आपको समझाएं, है नहीं। तो के डैश एफ से प्रदर्शित करते हैं। बात तो समझ में आई होगी। क्या है, 1000 है बस। कितना घुला है, तो पदार्थ का 1 मोल घुला है। हुआ क्या है, हिमांक में जो कमी हुई है उसे ही आप कह रहे हो मोलल और नमन स्थिरांक, और के डैश एफ से प्रदर्शित कर रहे हो। समझ में आया, बहुत बढ़िया रहा होगा। यानी डेल्टा टीएफ की अगर हम भैया बात करें तो डेल्टा टीएफ निर्भर किस पर कर रहा होगा, मोललता पर कर रहा होगा। मोललता मतलब एक मोलल विलयन पर निर्भर कर रहा होगा। एक मोलल विलयन वही विलयन है जिसके 1 किलोग्राम में 1 मोल घुला हो, यही तो बात है। तो डेल्टा टीएफ बराबर के डैश एफ इंटू मोललता, और मोललता को अभी हमने पढ़ा था भैया कि m जो है वो आखिर क्या होता है, तो W गुणे 1000 बटे में m डैश इंटू कैपिटल W ग्राम में रहता है, यही तो अभी पढ़ा था। उठा के वैल्यू यहाँ रख लो, तो के डैश एफ इंटू क्या हो जाएगा, ये W गुणे 1000 होगा भैया, और बटे में क्या हो जाएगा m डैश और कैपिटल W का में होगा, ग्राम में होगा। यानी थोड़ा अरेंज करके लिखोगे तो डेल्टा टी एफ बराबर क्या मिलेगा, 1000 गुणे के डैश एफ इंटू स्मॉल w बटे स्मॉल m डैश इंटू कैपिटल W का में रहेगा भैया, ग्राम में रहेगा। ये वही ब्रह्मास्त्र फार्मूला फिर मिल गया आपको, है नहीं। डाटा दिया होने पर आराम से आप कर सकते हो। मात्रक की अगर हम भैया बात कर लें तो मात्रक फिर से कहां से निकालेंगे, यहां से मात्रक को हम निकालते हैं। देखो, यानी हम के डैश एफ का अगर मात्रक निकालते हैं तो डेल्टा टीएफ बटे में क्या हो जाएगा, m। डेल्टा टीएफ का ताप यानी केल्विन हो जाएगा, और बटे में मोल पर केजी होगा भैया, क्या होगा, मोल प्रति किलोग्राम होगा। समझ रहे हैं ना। केल्विन को के से लिखते हैं, अब जरा नीचे लिखो, केल्विन मतलब के, और ये केजी माइनस में है तो ऊपर जाके प्लस में आएगा, प्लस में आएगा, और मोल बटे में है तो ऊपर जाके माइनस में आएगा, यानी इनवर्स लगेगा इस पर, यानी इसका मात्रक ये होता है। समझ में आया होगा, बहुत बढ़िया, स्क्रीनशॉट कर लीजिए फटाक से। कर लिया ना भैया, बहुत बढ़िया। आगे देखो क्या पढ़ते हैं, मोलल पढ़ा, अब इसी प्रकार मोलर भी पढ़ लेते हैं। देखो, नंबर 2 की अगर हम बात करें तो मोलर या फिर आणविक, मोलर या आणविक अवनमन स्थिरांक, अवनमन स्थिरांक होगा। क्या होगा, क्या परिभाषा रहेगी, तो फिर से वही है, किसी विलायक के, अब वहां 1000 था, यहां क्या हो जाएगा 100 ग्राम, बस यही समझ के चलना है। मोलर है तो 100, मोलल है तो 1000, ठीक। किसी विलायक के 100 ग्राम में अवाष्पशील पदार्थ के, अवाष्पशील पदार्थ के 1 मोल को घोलने पर या मिलाने पर, दोनों बातें लिख सकते हो। घोलने पर उसके हिमांक में जो कमी होती है, उसके हिमांक में जो कमी होती है उसे मोलर या आणविक, मोलर या आणविक अवनमन स्थिरांक कहते हैं, अवनमन स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आई होगी भैया। इसे व्यक्त कहाँ कर लेंगे, इसे के एफ से प्रदर्शित करते हैं, के एफ से प्रदर्शित करते हैं। इस एफ का मतलब भैया फ्रीजिंग पॉइंट है, ध्यान रखना।
फ्रीजिंग पॉइंट। पीछे जो लिखा था उसका भी मतलब है फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूत्र क्या बनेगा इसका, तो डेल्टा टीएफ जो है इसका हो जाएगा 1000 की जगह भैया क्या होगा 100 होगा। ठीक है, पूरा मैटर वही रहेगा 1000 गुणे के एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू बटे में स्मॉल एम डैश इंटू कैपिटल डब्ल्यू। ये फार्मूला फिर से है। इसका मात्रक अगर हम देखें तो क्या निकलने वाला है, तो केल्विन ग्राम प्रति मोल होगा। वहां किलोग्राम था तो केजी था, यहाँ ग्राम है तो ग्राम रहेगा। ठीक है, इनको व्यक्त का हैश करते हैं भैया, तो डेल्टा टी एफ, ये एफ जो बनाते हैं छोटा बनाते हैं, ध्यान रखना इसे बना हुआ है, डब्ल्यू है, के डैश एफ है, के एफ है, उसके बाद एम डैश है और कैपिटल डब्ल्यू। एम डैश मतलब विलेय का अणुभार है, विलेय का अणुभार। कैपिटल डब्ल्यू विलायक की मात्रा है काहे में भैया, ग्राम में। विलायक की ग्राम में मात्रा है। और डेल्टा टीएफ भैया क्या है, तो क्वथनांक नहीं हिमांक में अवनमन है, हिमांक में अवनमन है। ठीक है, और डब्ल्यू क्या है भैया, तो डब्ल्यू है विलेय की ग्राम में मात्रा, विलेय की ग्राम में मात्रा है भैया। के डैश एफ की बात करें तो क्या है, मोलल अवनमन स्थिरांक है, मोलल अवनमन स्थिरांक है। और के एफ की बात करें तो मोलर या फिर आणविक अवनमन स्थिरांक है। बताओ ये दोनों बातें, दोनों टॉपिक उम्मीद करते हैं आपको 100% एंड 50% यानी 150% समझ में आया होगा, है नहीं। इस दोनों टॉपिक 150% समझ में आए होंगे। नहीं आया तो भैया कमेंट करिएगा, समझाएंगे फिर से, कोई दिक्कत नहीं। चैनल आपका है, वीडियो भी आपका है, सब कुछ आपका है, बस समझना आपको ही है, हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ पढ़ाना है। स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया, वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी, इसके न्यूमेरिकल अगले वीडियो में कराते हैं। ठीक है, तो हाँ भैया अब करते हैं न्यूमेरिकल। देखिए कैसे आंकिक प्रश्न करते हैं, कैसे न्यूमेरिकल इस पर बनेंगे। तो सबसे अहम बात ये होती है कि किसी भी फार्मूले पर संभावित कितने प्रकार के आंकिक प्रश्न बन सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं, फिर न्यूमेरिकल कराते हैं। देखो दो फार्मूले आपको यहाँ पर पढ़ाए हमने, एक हिमांक से जुड़ा हुआ पढ़ाया है और दूसरा पढ़ाया है क्वथनांक से जुड़ा हुआ। यही तो बात बताई है, क्वथनांक से जुड़ा हुआ यानी क्वथनांक में हमेशा क्या होगा, उन्नयन होगा। उन्नयन को ही आप कहते हो वृद्धि होगी, है ना। क्वथनांक हमेशा बढ़ेगा। जब किसी अवाष्पशील पदार्थ को मिलाओगे तो उसके ताप में वृद्धि होगी। कितनी होगी, 10-20 डिग्री सेल्सियस नहीं होता है, दशमलव से लेकर के मैक्सिमम 2 डिग्री सेल्सियस तक का अंतर आपको देखने को मिलेगा। कोई भी किताब में आप कोई भी प्रश्न उठा के देख लीजिए, यही चीज इधर भी लागू हो रही है कि अंतर अगर मिलेगा देखने को भैया 2 डिग्री से 0 डिग्री तक आप चलोगे, बस इसके अलावा कोई अंतर नहीं मिलेगा। यानी हिमांक में कमी को हम कहते हैं अवनमन। वृद्धि क्वथनांक में होती है, कमी हिमांक में होती है। दो फार्मूले आपने पढ़े हैं, एक मोलल के लिए पढ़ा था और एक पढ़ा था मोलर के लिए। इधर लिख रहे हैं वो बात उधर भी चलेगी, ध्यान रखना। जैसे हमने कहा जब मोलर वाला हम फार्मूला लिख रहे थे तो डेल्टा टीबी बराबर किसके आया था, के डैश बी के आया था और एम था गुणे में, यही तो था। एक क्वेश्चन बनने का टाइप यहां से भी हो सकता है कि भैया यहां से भी सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन तब पूछा जाएगा जब डाटा के रूप में मोललता दी गई होगी या फिर क्वथनांक में उन्नयन दिया हो और के डैश बी का मान दिया हो। ये दोनों जब दिए हो तो ये आपसे पूछ ले, ऐसा भी हो सकता है। या फिर ये दोनों दिए हो तो ये आपसे पूछ ले, ये भी हो सकता है नहीं। या फिर ये दोनों दिए हैं तो ये पूछ लेगा, या ये दिए हैं तो ये पूछ लेगा, या फिर ये दोनों दिए हैं और ये आपसे पूछ ले। बात तो यही है, 3 तरीके होंगे यहाँ पर, यानी इस फार्मूले पर 3 तरीके से क्वेश्चन बनेगा।
वही बातें जो आपको हम बचपन से बताते चले आ रहे हैं, कहीं नर्सरी केजी से समझा रहे हैं बराबर। क्या बात है सुनो, हमने कहा कोई भी सूत्र अगर लिखा हुआ है, फार्मूला कोई भी लिखा हुआ है, उसमें जितने भी अवयव दे रखे हैं, जैसे इसमें कितने हैं तो 3 हैं, कितने हैं 3 अवयव हैं। अब 3 का मतलब हमें 2 तो पता ही होंगे क्वेश्चन के हिसाब से, 1 निकालना होगा। कोई भी 2 दे रखे होंगे, तीसरा आपसे पूछ लेगा। ठीक, बात क्लियर हुई। आगे देखो, वही चीज इधर भी है। डेल्टा टी एफ बराबर क्या था, ए डैश एफ था और एम था। अब यहाँ ये डिजाइन नहीं बनाएंगे, इसका मतलब जानते हो क्या, वही चीजें 2 दे रखे होंगे, तीसरा पूछेगा आपसे। या फिर भैया इससे रिलेटेड जो फार्मूला निकला था, डेल्टा टीबी बराबर क्या था, 1000, या फिर यहां से आप निकाल सकते हो। अब इसमें है अगर तो क्या क्या बनेगा, 1 2 3 4 और 5 घटक दे रखे हैं, 5 दिए हैं भैया यहां पर, तो क्वेश्चन में कोई 4 आपको पता होंगे, 5वां निकालना होगा। समझे, बात क्लियर हुई। वही चीज इधर भी जाएगी, यानी डेल्टा टी एफ बराबर क्या होगा, 1000 ए डैश एफ इंटू डब्ल्यू बटे में एम डैश इंटू कैपिटल डब्ल्यू। 5 इधर भी हैं, कोई 4 दिए होंगे, 5वां आपसे पूछ लेगा। या फिर इधर मोलर की बात हम कर लें, तो मोलर में ये लॉजिक अप्लाई नहीं होता है, ये वाला मोलर में नहीं चलेगा। ठीक है, मोलर में सिर्फ इनका अपना खुद का फार्मूला है, यानी डेल्टा टीवी बराबर 1000 की जगह पर कितना हो जाता है 100, और केबी डब्ल्यू बटे एम डैश इंटू कैपिटल डब्ल्यू। यहां भी 5 हैं, कोई 4 दिए होंगे, 5वां आपसे पूछेगा। जरूरी नहीं कौन सा पूछेगा, है नहीं, धैर्य रखना आपका काम है, चीजों को समझना आपका काम है, समझा हम रहे हैं। 100 इधर भी होगा, समझ में आया क्वेश्चन कैसे बनेगा, कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आइए करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखते हैं, देखो पहला क्वेश्चन है, किसी आवासशील पदार्थ से बने विलयन की मोललता 0.5 है और क्वथनांक में उन्नयन 0.15 डिग्री सेल्सियस हो तो मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए, ये क्वेश्चन है आपके सामने। अब आप जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए, अगर मोललता सीधे दी गई है तो टाइप फर्स्ट अप्लाई होगा। अगर मोललता की मात्राएं वगैरह दी हैं, सीधे मोललता नहीं दी गई है, तब आप फार्मूला लगाओगे जो ब्रह्मास्त्र के रूप में बताया था। ठीक, सॉल्यूशन करेंगे। डाटा क्या दिया हुआ है, मोललता दी हुई है भैया कितनी, 0.5। डेल्टा टीबी यानी क्वथनांक में उन्नयन दिया हुआ है 0.15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और कुछ दिया है तो नहीं दिया है, हमसे के डैश बी पूछ रहा है कितना होगा। आप क्या लिखोगे, हम जानते हैं कि डेल्टा टीबी बराबर के डैश बी इंटू मोललता, सब कुछ तो दे रखा, के डैश बी आपसे खाली निकालने कह रहा है, यानी m बराबर नहीं, के डैश बी बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा टीबी बटे m, यानी 0.15 बटे 0.5, यही तो होगा।
दशमलव हटाओगे, 0 बढ़ाओगे, 5 तिया 15 होगा, 5 दहम 50 होगा, यानी 0.3 आएगा। कितना आएगा? 0.3। मात्रा क्या होगा भैया? केल्विन केजी प्रति मोल होगा, केल्विन केजी प्रति मोल होगा। उम्मीद करते हैं आपको बेहतर समझ में आया होगा। फटाक से स्क्रीनशॉट कर लो, आगे बढ़ें। कर लिया भैया, बहुत बढ़िया। अब एक चीज समझो, अगला क्वेश्चन जो बताते हैं वो जुड़ा हुआ है क्वथनांक से ही। आप कैसे पहचानोगे क्वथनांक से है कि हिमांक से है? यूरिया के यूरिया की लिखिए, के की जगह पर की, 5 ग्राम मात्रा को 80 ग्राम जल में घोलने पर यूरिया की जगह अगर हम चीनी कर लें, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत तो चीनी कर लो, सुक्रोज। चीनी की 5 ग्राम मात्रा को 80 ग्राम जल में घोलने पर उसका यानी विलयन का ताप, घोलने पर विलयन का ताप या विलयन का क्वथनांक कह लो, ताप ही रखो, है नहीं, बात एक ही है। विलयन का ताप 100.36 डिग्री सेल्सियस पाया गया। ताप की जगह पर अगर हम क्वथनांक कर लेते हैं तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। 100.36 डिग्री सेल्सियस पाया गया, तो मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए। मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन कराए हैं आपको। इस क्वेश्चन को अगर आप समझते हैं तो कई सारी चीजें आपकी क्लियर होने वाली हैं, ये हम वादा करते हैं आपको, है नहीं? बस देखो कैसे होगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। चीनी की 5 ग्राम मात्रा है तो हमारा जो विलेय होगा भैया वो कितना हो जाएगा? 5 ग्राम होगा। कहाँ घोला गया है? तो 80 ग्राम जल में घोला गया है, यानी कैपिटल W जो हमारा होगा कितना होगा? 80 ग्राम होगा। बात क्लियर है? हमने कहा जैसे ही हम विलेय की मात्रा लिखते हैं अणुभार को तुरंत निकालने का प्रयास करो। अणुभार मतलब शक्कर का सूत्र क्या होता भैया? C12H22O11 होता है, यानी C12 है तो 12 गुणे 12 हो जाएगा, प्लस 22 गुणे 1 होगा, प्लस 11 गुणे 16 हो जाएगा। इनका गुणा करोगे तो कितना आएगा? 144 आएगा, 22 आएगा और 11 छक्का 66 होगा, 6 बचेगा, 11 एक कम 11 और 6 17 हो जाएगा। इन सबको अगर आप जोड़ते हो तो 4 2 6 6 12 हासिल 1, 5 2 7 7 14 हासिल 1, 1 1 2 और 1 3, 342 ग्राम प्रति मोल आएगा। यानी ये कह लें कि चीनी के 1 मोल में 342 ग्राम शक्कर होती है ना? बातें क्लियर हो गई। दूसरी चीज हमने कहा कि विलयन का क्वथनांक कितना मिला हमें, विलयन का क्वथनांक इतना मिला है, तो पानी में घोला गया है और पानी का क्वथनांक कितना होगा भैया? तो आप लिखेंगे कि जल का क्वथनांक कितना हम मान लेंगे? T1 मानेंगे 100 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर थोड़ा समझते हैं, ये जो क्वेश्चन का प्रकार बना हुआ है ये बहुत रेयरली मिलने वाला है। इस प्रकार से क्वेश्चन कम ही मिलेंगे आपको। अधिकतर ये मिलता है कि घोलने पर उसके क्वथनांक में इतनी वृद्धि हुई या हिमांक में इतनी कमी हुई, ये डायरेक्ट दिया होता है, ठीक। लेकिन हमने जो क्वेश्चन आपको समझाने का प्रयास किया है उसमें डायरेक्ट नहीं दिया है, हम निकाल के बताते हैं कि कमी हो रही है या वृद्धि हो रही है। तो उम्मीद करते हैं आप इन चीजों को समझें, ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। समझ में आई बात ना भैया?
डायरेक्टली दिया हुआ है तो आप कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा लॉजिक है, यहाँ हमें लॉजिक को समझना पड़ेगा, लॉजिक में ही ट्विस्ट है। जल का क्वथनांक कितना है, T1 है, और विलयन का कितना है भैया, विलयन का क्वथनांक कितना है 100.36 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो डेल्टा टीबी अगर हम निकालेंगे, हमने फार्मूला बताया था T2 माइनस T1, यानी विलयन माइनस विलेय का क्वथनांक, 100.36 माइनस 100 डिग्री सेल्सियस, घटाओगे कितना बचेगा, 0.36 डिग्री सेल्सियस बचेगा, ठीक है। हमें क्या निकालना है भैया, तो K डैश बी निकालना है। फार्मूला लगाते हैं, देखो ये तो बात हो गई क्वेश्चन की जो दे रखा है वो सबका। फार्मूला क्या था, डेल्टा टीबी बराबर 1000 गुणे K डैश बी गुणे W बटे M डैश गुणे कैपिटल W। हमें K डैश बी निकालना है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, कोई इसको पश्चांतर करके कर लेते हैं, लेकिन हम नहीं करेंगे। हम कैलकुलेशन क्वेश्चन को सॉल्व करते समय नहीं करेंगे, एक बार सीधे कैलकुलेशन करना आपको सिखाएंगे। आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आप कैलकुलेशन को सिर्फ एक बार करो, यानी 0.36 1000 और W भैया आपका कितना है 5 ग्राम है, और M डैश भैया कितना है तो 342 है, और कैपिटल W कितना है तो 80 है, ठीक है। ये 0 से 0 अगर हम काट दें तो घट जाएगा, बहुत बढ़िया। इसमें देखो हमें KB डैश निकालना है, K डैश B हमें निकालना है। अगर हम इन सबकी गुणा कर लें एक मान के इसके नीचे तो कर सकते हैं ना, 0.36 गुणे 342 गुणे में 8 और बटे में भैया ये सब चला जाएगा, जो KB के साथ में गुणे में होता है वो बटे में चला जाएगा, यानी 100 गुणे 5, ठीक है। दशमलव हटाओगे 2 0 बढ़ाओगे, यही तो बनेगा, यानी K डैश B बराबर कितना होगा 36 गुणे 342 गुणे 8 बटे में भैया 10,000 और गुणे में 5। 5 से कुछ कटने वाला ऊपर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ठीक है। 2 से काट लेते हैं, 2 से काटोगे तो 5000 बचेगा, 4 बार बचेगा, फिर 2 से काटोगे, 4 से ही काट दें सीधे तो 4 एक कम 4 होगा, 1 बचेगा 10 होगा, 4 दूनी 8 होगा, 2 बचेगा 20 होगा, 4 पंचे 20 होगा, यानी 0 बचेगा, 1250 बचेगा, ठीक है। 4 से फिर काटें अगर तो 4 से कटेगा, मुश्किल है कटना, नहीं कटेगा, 2 से कट जाएगा, 18 बार कटेगा, 6 2 625 बचेगा, यानी 18 गुणे 342 बटे में 625 गुणे में 5। अब कुछ कटेगा नहीं, इनकी आप सीधे गुणा करो और भाग कर लेना, K डैश B। उम्मीद करते हैं ये तो कैलकुलेशन आप कर ले जाएंगे, नहीं कर पाएंगे भैया, ऊपर वालों की गुणा नीचे वालों की गुणा और नीचे वाले से ऊपर वाले को भाग कर देना, जो भी आंसर आएगा वो आपका ही होगा। मात्रक सर क्या होगा, तो मात्रक भैया होगा केल्विन केजी प्रति मोल होगा। बताओ समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट। लॉजिक सीखने का प्रयास करो, ये कैलकुलेशन थोड़ा खुद से करने का प्रयास करो, ऐसा नहीं कि टीचर को नहीं आता होगा, हम अपनी बात नहीं करते हैं, सबकी बात करते हैं। ये कैलकुलेशन आप जितना बढ़िया करेंगे खुद से आपकी तैयार होगी। कोई अगर करके आपको बताता है तो आप कैलकुलेशन उम्मीद करते हैं हम समझ नहीं पाएंगे आप, है नहीं। तो इसको आप भाग भाग करके लिखना आराम से, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। क्वेश्चन बहुत बढ़िया था, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, समझ में आया होगा आपको। एक क्वेश्चन जो है फ्रीजिंग से भी कर लेते हैं। देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा समझ लेना, है नहीं, मैंने जानबूझ के टॉपिक इस तरीके का क्वेश्चन दिया है आपको कि आप इन चीजों को समझें। अब जो तीसरा क्वेश्चन कराएंगे, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन, दोनों टॉपिक में टाइप 3 यही मिलेंगे, बस किसी में कमी हो रही होगी तो किसी में वृद्धि हो रही होगी। इनके अलावा भैया कुछ करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा।
बाकी जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दिखेंगे वो मिक्सअप की जो क्लास होगी वो उसमें कराएंगे आपको, और बहुत जल्द हम इसको खत्म कर पाए इस चैप्टर को, तो अगला चैप्टर शुरू कर देते हैं बहुत जल्दी से। देखो क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन हम लेते हैं कि ग्लूकोज ऐसे लिखते हैं। देखो ये टाइप एक क्या आएगा, ग्लूकोज के 10% भारानुसार विलेन का हिमांक में अवनमन 0.12 डिग्री सेल्सियस है। समझे? 0.12 डिग्री सेल्सियस है। तो इसके आणविक अवनमन स्थिरांक की गणना कीजिए। अवनमन स्थिरांक की गणना कीजिए। कैसे करेंगे भैया? अब आपने इसको जैसे ही देखा होगा आप कहेंगे सर जी तो फिर से आया हुआ। अरे भैया हाँ थोड़ी ना गया, इस टाइप के भी क्वेश्चन बन सकते हैं। जो पहले क्वेश्चन कराया नॉर्मल था, वो नॉर्मल था, लेकिन हमने ये स्टेप यहाँ पर जोड़ के थोड़ा सा समझने वाला आपके लिए बनाया। यहाँ पर सीधे दे रखा है, सीधे उसमें भी दे रखा हो सकता है, इसमें भी वो चीज दे रखी होती जो पहले वाले क्वेश्चन में दी थी कि विलेन का हिमांक कितना हो गया है नहीं। जब विलेन का होगा तो वहां 0 से उसको घटाओगे। बात समझ में आई? देखो W कितना दिया है भैया, अब ये W को सीधे दे नहीं रखा, निकालना पड़ेगा। यानी आप लिखोगे ग्लूकोज का जो 10% है उसका मतलब भार अनुसार दे रखा है, यानी W बटे कैपिटल W से दे रखा है। तो 10% को आप क्या लिखने वाले हो, 10/100। क्या लिखोगे भैया? 10/100 लिखोगे, यानी स्मॉल w 10 है और कैपिटल W 100 है। तो कैपिटल W ये 100 नहीं है, ये विलेन की मात्रा है। तो ये ध्यान रखना, इसमें बच्चों को अधिकांश जगहों पर कंफ्यूजन रहता है। यानी हमारा W कितना है भाई, तो 10 ग्राम है। अणु भार हम निकालेंगे तो कितना होगा भैया, निकाल लेना आप लोग, 180 आएगा। कितना आएगा? 180 आएगा। विलायक कितना आएगा भैया, ये बटे में विलयन होता है, ध्यान रखना। तो हमारा जो विलायक आएगा विलयन माइनस विलेय होता है, यानी 100 माइनस 10 आएगा। ये ऊपर वाला जो है विलयन है और इधर वाला विलेय होता है। अगर हम विलयन से विलेय को माइनस कर देते हैं तो विलायक निकल आता है, यानी हमारा जो विलायक निकल के आएगा वो 90 ग्राम होगा। कितना होगा? 90 ग्राम होगा। और डेल्टा TF हमें दे रखा है कितना, 0.12 डिग्री सेल्सियस। हमें क्या निकालना है, तो भैया हमें KF निकालना है। अगर मोलर निकालना होता तो हम डैश लगाते हैं, यहाँ हमें मोलर निकालना है, आणविक निकालना है, तो हम ये फार्मूला लगाएंगे। सूत्र क्या था, डेल्टा TF बराबर 100। आणविक के लिए क्या रखते हैं, 100। अगर मोलर दे रखा होता तो 1000। KF इंटू स्मॉल w बटे में स्मॉल m डैश और कैपिटल W रखेंगे। ठीक है। डेल्टा TF 0.12 है, 100 और KF हमें कैलकुलेट करना है। W 10 है, m डैश 180 है और कैपिटल W भैया कितना है, कैपिटल W है हमारा 90। ये सब देखो दे रखे हैं, सब जो है दे रखे हैं, वही उठा के रख दिया। सिर्फ KF नहीं दिया है बस, तो हमें निकालना है। इसके नीचे आप 1 मान लो, दशमलव हटा के 0 बढ़ा लो। ठीक है, यानी तिरछा गुणा कर लेते हैं अगर, जिसको आप कैंची गुणा कहते हो। तो KF बराबर क्या आएगा, 12 गुणे 180 गुणे में 90। 12 गुणे 180 गुणे में 90 बटे में क्या आएगा, जो इसके गुणे में है वो बटे में चला जाएगा, और बटे में पहले से 100 लिखा हुआ है। तो 100 गुणे 100 गुणे 10,
यही तो बनेगा ना। इस वाले 100 से ये दोनों जीरो कट गए तो बचा कितना, 12 गुणे 18 गुणे 9 बटे में 1000। अब सीधी सी बात है, जब ऐसी कोई वैल्यू मिले ऊपर वालों की गुणा करके दशमलव एडजस्ट कर लो बस। 12 18 का गुणा अगर हम करेंगे कितना होगा, 12 8 96 होता है भैया, और 9 बचेगा, 12 एकम 12 और 9 21 होता है, 216 आएगा। 216 की 9 से गुणा करेंगे तो 9 छाक 54 होता, 5 बचेगा, 9 एकम 9 और 5 14, हाथ से लेकर आएगा, 9 दूनी 18 और 1 19 हो जाएगा। और बटे में भैया कितना था, तो 1944 था। सीधे भाग करोगे तो वैल्यू आएगी 1.94, 1.94 आएगी भैया। मात्रक क्या होगा, केल्विन ग्राम प्रति मोल होता है। ठीक है, आज की क्लास भैया इतनी ही है। तो ये चैनल आपका है, आप ही का है ना, लाइक सब्सक्राइब ना भूलें और अपने साथियों तक शेयर करना तो भाई बिल्कुल ना भूलें। और वीडियो को भैया पूरा देखिए, स्किप मत करिए। स्किप करोगे तो हम गारंटी लेते हैं आपको 2 अक्षर भी समझ में नहीं आएगा, और ये फिर गारंटी दोबारा लेते हैं अगर आप स्किप नहीं करेंगे तो जितना पढ़ाया होगा सब समझ में आएगा, है नहीं। आप समझने के लिए पढ़ रहे हो ना, या फिर देखने के लिए पढ़ रहे हो? समझने के लिए पढ़ रहे हो भाई मेरे, तो आराम से समझो और पूरा वीडियो देखो, है नहीं, फुल कंटेंट आपको मिल रहा है। तो शेयर करना भी ना भूलें। और हमने आपसे कहा था कि इसी जो चैनल के नाम से टेलीग्राम का भी लिंक है भैया, ये देखो आज हम इस वाले वीडियो में डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम का लिंक डाल देंगे। वैसे आप इससे अगर टेलीग्राम को सर्च करते हैं तो मिलेगा, उसको जरूर आप फॉलो कर लीजिए वहां पर। यानी जो भी पीडीएफ आपको मिलेगी, न्यूमेरिकल की वर्कशीट जो भी मिलेगी वो वहां पर मिलेगी। दूसरी चीज, वीडियो का जो सबसे पहले लिंक आपको मिलेगा वो वहीं पर मिलेगा। ठीक, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही भैया। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं कल अगले वीडियो में।